डॉक्टर पवन पटेल है और मैं एमडी मेडिसिन हूँ। सर, अभी जो बंगाल में घटना घटी है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? बंगाल की जो घटना घटी है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुखनीय और दर्दजन्य घटना बनी है। ऐसी घटनाएं हमारे आज़ाद भारत देश में कभी भी बननी नहीं चाहिए और ये हमें कोई भी कीमत पे एक्सेप्टेड नहीं है। सेवाओं की वो स्थगित किया गया है, जो स्ट्राइक की गई है, ये स्ट्राइक हमारा इस देश की बेटी के ऊपर होने वाले अन्याय को का विरोध करने का एक तरीका है। सर, ये जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो मेडिकल पढ़ते हैं बच्चे, उसके बारे में जो सुविधा नहीं है, बेड नहीं है, वो नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैंने एमबीबीएस किया, उसके बाद एमडी किया, तो मैं हमारे साथ जो बीत चुका है उसके बारे में मैं बताऊं तो भारत के अंदर हेल्थ केयर के प्रति और फूड के प्रति चाहे वैसे मजबूत कायदे नहीं है, और यदि कायदे है तो उसका पालन पुश्तैनी से नहीं किया जाता है। जैसे कि आप एक लेबर के लिए, कोई भी क्लास के लेबर के लिए हमारे वहां पे कायदा है कि मैं उसको 12 घंटा काम कराऊं, 8 घंटा कराऊं, 15 घंटा कराऊं। तो डॉक्टरी फील्ड में वो नहीं है। जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स, तो जो जेडीए आज हड़ताल पे बैठा है, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन हड़ताल पे बैठा हुआ है, रोड पे बैठा हुआ है कि कोई जाके उसको पानी नहीं पूछा है, किसी ने उनको खाना नहीं दिया है, कई बच्चे बेहोश हो गए रोड के ऊपर हड़ताल में और रैली में, उनको कोई उठाने नहीं गया है, कोई तंत्र की गाड़ियां उनको उठाने नहीं गई। तो वो बच्चों को 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे ड्यूटी करवाया जाता है, और वो जो ड्यूटी करते हैं वो बच्चे, उसके लिए ना उनका खाने की व्यवस्था होती है टाइम पे, ना पीने की व्यवस्था, ना उनका टॉयलेट बाथरूम उनको मिलता है, और उनको सोने के लिए कोई सुविधाएं, विशिष्ट सुविधाएं नहीं मुहैया की जाती। और उसका एक लाइव एग्जांपल हमें आरजी कर हॉस्पिटल में देखने मिला कलकत्ता में, जहां पे ये जो अभया बिटिया है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है और जो दर्दनाक घटना बनी, उसमें भी वही तो चीज था ना। उनको कहाँ पे एक रूम, डॉक्टर सेफ्टी वाला डॉक्टर रूम कहाँ प्रोवाइड किया गया था, तब जाके वो बच्ची को एक कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर के आराम करने की जरूरत खड़ी हुई, तब जाके ये घटना हुई। सर, कानून व्यवस्था कैसा चाहिए आपको डॉक्टर? कानून व्यवस्था सर सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं, हमें पूरे समाज के लिए चाहिए। हम डॉक्टर कुछ शिक्षा लिए हुए हैं, अनुभव लिए हुए हैं, तब जाके हम डॉक्टर बने। वैसे कुछ लोग वकील बनते हैं, कुछ लोग पत्रकार बनते हैं, कोई लोग सांसद बनते हैं, कोई विधायक बनते हैं। तो जैसे ओहदा बड़ा होता जाता है वैसे उनको सिक्योरिटी मिलती है और वो लोग अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं सिक्योर तरीकों से। एक डॉक्टर हमेशा एक पैनिक सिचुएशन में रहता है। कोई भी पेशेंट जब बीमार होता है तो उसको लेके आएंगे तो उनके रिलेटिव को ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास आए तो मरीज बच जाना चाहिए, और हर एक डॉक्टर की वही आस रहती है, वही प्रयत्न रहते हैं कि मरीज बच जाए, बट डॉक्टर भगवान तो नहीं है। इस पे आप सरकार को क्या क्या कहेंगे? तो यदि पेशेंट को, मरीज को कुछ हो जाता है तो वैसे हालत में डॉक्टरों की हालत सबसे ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है। तो वो जो इनसिक्योर हालत हो जाती है उसके अंदर डॉक्टर्स के ऊपर मोब अटैक होते हैं, डॉक्टर की मारपीट की जाती है, और उसके लिए सरकार से बार बार आवेदन दिया गया है। चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो और तमाम राज्यों की राज्य सरकारों ने आज तक इसके ऊपर कोई पुश्तैनी से कोई बात नहीं की गई है। आज तक वैसा कोई कायदा नहीं आया है कि हमारी एक भी डॉक्टर बेटी हक करके बोल सके कि हाँ, हम आजाद भारत के सिक्योर नागरिक डॉक्टर है। वैसा आज कोई भी नहीं बोल सकता है। ये एक कड़वी सच्चाई है इस देश की। फिलहाल डॉक्टर लोग क्या क्या मांग रखे, क्या सरकार से क्या मांग रखे डॉक्टर लोग? देखिए, डॉक्टर, वैज्ञानिक, वकील, सीए, ये जो टॉप डिग्री, टॉप प्रोफेशनल्स लोग हैं, वो लोग हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और वो लोग दंगा फसाद नहीं करते हैं, वो शांति से अपना प्रदर्शन करते हैं। एक समाज की बेटी ने जान गंवाई है और उसका दर्द हम सबको महसूस हुआ है, फिर भी आज डॉक्टरों ने कहीं तोड़फोड़ नहीं की है। पूरे देश में कोई आगजनी नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई मारामारी नहीं हुई। वो लोगों ने शांति से अपनी रैली निकाली, भूखे रहे, भूख हड़ताल की, कई जगह पे चक्कर आके बच्चे गिर गए। ठीक है, तो डॉक्टर्स, यदि ऐसा ही चलता रहा और कायदा व्यवस्था के ऊपर यदि ध्यान नहीं दिया गया सरकारों के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार, और कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कोर्ट हो, मैं तो बोलता हूँ कोई भी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, क्यों उनके जज भी इसके अंदर हस्तक्षेप कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकती? क्या डॉक्टर देश का नागरिक नहीं है? डॉक्टर भी तो देश का नागरिक है। इसमें यदि कायदे नहीं बने गए तो ऐसा भविष्य दिख रहा है देश का कि होशियार डॉक्टर यदि देश छोड़ के चले जाएंगे तो इस देश में आपकी सारवार कौन करेगा? ये एक सबसे बड़ा खतरा है इस देश की तबीबी क्षेत्र के लिए, और ये इसका भुगतान एक कॉमन नागरिक को भुगतना पड़ेगा, एक सामान्य जनता को भुगतना पड़ेगा, ना कि
बड़ी बड़ी ऑफिसों में बैठे हुए बड़े बड़े राजनेताओं को, उनको नहीं भुगतना पड़ेगा। अभी आपने सुना पवन डॉक्टर साहब को, जो आपने बताया सब महिला, तो आप इंडिया टीवी देखिए, अजीत सिंह के साथ लाइक कीजिएगा फेसबुक को। जय हिंद, जय भारत। आप बंगाल सरकार को और बंगाल के कानून को, इस महिला जो डॉक्टर के हुआ घटना, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो घटनाएं घटित हुई और जो प्रकार से तमाम न्यूज मीडिया के सूत्र से, हवाले से जो खबरें टीवी पे दिखाई जा रही है और जो सरकारी आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये बंगाल सरकार, तत्कालीन बंगाल सरकार और तत्कालीन कलकत्ता पुलिस की सबसे ज्यादा नाकामी है। ये इनका कंप्लीट फेलियर सामने आया है। यहाँ तक कि वो लोगों, जो एरिया में क्राइम हुआ, जो जगह के ऊपर वो बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ, वो पूरा क्राइम सीन को कलकत्ता पुलिस ने सिक्योर करना चाहिए। उसके बदले वो उधर रिकंस्ट्रक्शन का काम किसकी परवानगी से शुरू हुआ, एक सबसे बड़ा प्रश्न है। उसके अलावा जो मॉब लिंचिंग हुई, इतने ज्यादा लोग एक मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में आ जाते हैं जहां पे 24 घंटे से कम समय में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, तो कानून व्यवस्था कहां पे थी? बंगाल पुलिस क्या कर रही थी? कलकत्ता पुलिस क्या कर रही थी? यदि आप एक नेशनल क्राइम जहां पे डेवलप होता है, वो एरिया को आप सिक्योर नहीं कर सकते हो, तो एक पुलिस कमिश्नर को, मेरा ये क्वेश्चन करना है कलकत्ता कमिश्नर को कि आप क्या कर रहे थे? आपकी ड्यूटी क्या है? आपके अफसर क्या कर रहे थे? आपके जवान क्या कर रहे थे? आपके जवान जब मीडिया के कर्मियों के सामने टियर गैस का फायरिंग कर रहे हैं, तो उसके शेल नहीं चल रहे, आप भीड़ को काबू नहीं कर पा रहे हो। और टियर गैस यदि नहीं चलता है और सामने से भीड़ आपके ऊपर पथराव करती है, आपके सामने आती है, तो आप सामान्य नागरिकों को क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? ऐसे मामलों में कई मामले हैं, रिकंस्ट्रक्शन होना, हॉस्पिटल के अंदर रिनोवेशन का काम होना, क्राइम सीन की जो गंभीरता है उसको अच्छे से नहीं देखना। मैं खुद एक मेडिको लीगल कंसल्टेंट भी हूं, तो उसको सिक्योर करना कोई भी क्राइम डिपार्टमेंट का सबसे पहला काम होता है। मैं मानता हूं तब तक एक आईपीएस अधिकारी ही होगा कि जो एज ए बंगाल कमिश्नर बन के बैठा होगा, तो ये उनकी ड्यूटी का फर्स्ट एसओपी था, वो उन्होंने नहीं फॉलो किया है। और बंगाल सीएम खुद जब वहीवटी काम करना चाहिए और उनको कायदा व्यवस्था का पालन करना चाहिए, उसके बदले वो खुद धरने पे बैठे हैं। अरे बहन जी, आप किसके विरुद्ध धरने पे बैठे हो? अरे आप यू आर एग्जीक्यूटिव, आप वो राज्य के सुप्रीम लीडर हो, सबसे ज्यादा जवाबदार व्यक्ति हो, तो आपको कायदा व्यवस्था बना के तुरंत एक्शन लेने का जवाबदारी जब आपके हाथ में आता है, उसके बदले आप धरने पे बैठे हो। तो ये सब चीजें सामान्य नागरिक की दिलों पे चोट करने वाली चीजें हुई है, और ये चीजें आने वाले भविष्य को एक निराशा में गरकाव करने वाली चीजें हैं। और ये चीज एक सामान्य नागरिक को, मैं नहीं मानता हूं कि एक्सेप्टेड होगी, और ये चीजें भारत को एक अंधकार की तरफ ले जा रही है, ऐसा दिख रहा है। कायदे व्यवस्था के अंदर सुधार होता है तो ये सब चीजें पॉजिटिव दिशा में जाएगी। अदरवाइज ये जो पूरी घटना बनी है, जो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने, आज हमारा सर पूरी दुनिया के सामने झुक गया है कि हम एक देश की बेटी को सुरक्षा नहीं मुहैया कर पाते हैं जब वो देश की सेवा कर रही है। तो ऐसे मामलों में जो जवाबदार नेता, जो जवाबदार अधिकारी, जो जवाबदार मंत्री है, उनको तत्कालीन धोरण पे राजीनामा दे देना चाहिए, देश से और दुनिया से माफी मांगनी चाहिए, और वो लोगों को वो पद को छोड़ करके प्रायश्चित का मार्ग अपनाना चाहिए।